देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, राज और प्रियंका बस कुछ ही दिनों पहले दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन काफी वक्त बीत चला था। दोनों करीब 6 महीने से अपने हनीमून की तैयारी में थे। वैसे तो उनकी लव मैरिज थी, लेकिन अपने ऑफिस के काम के चलते राज अक्सर हनीमून का प्लान नहीं कर पाता था। मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे राज घर पर लौटा तो प्रियंका ने पूछा, आज इतनी जल्दी घर पर क्यों? तो राज अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोला, अपना सामान पैक करो, हनीमून पर चलते हैं। प्रियंका तो मानो खुशी के मारे उछल पड़े और फिर दोनों ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। गर्मियों का मौसम था, लेकिन सवेरे होते होते काले घने बादल आसमान में मंडराने लगे। ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका शरीर से टकराकर राहत की सांस दे रहा था और तब तक दोनों ही नवविवाहित जोड़े स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पैसेंजरों से भरा हुआ था। यात्री घनी संख्या में वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। दिल्ली जाने वाली ट्रेन का वक्त अभी भी बचा हुआ था, जिस कारण दोनों स्टेशन के एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवाएं अब चलने लगी। मौसम पूरे तरीके से काले बादलों में घिर चुका था और हल्की हल्की बारिश भी अब शुरू होने लगी, मानो तूफान आने वाला है। ट्रेन आने का वक्त भी अब हो चला था, लेकिन अभी भी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची नहीं थी और इसी के बारे में स्टेशन पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि हड़ताल की वजह से अफरा तफरी मची हुई थी, जिस वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद स्टेशन पर ट्रेन का आवागमन हुआ। उसी के साथ सभी यात्री ट्रेन में सवार हुए। लेकिन जब प्रियंका ट्रेन में पहुंची तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उन दोनों के अलावा कोई और भी ट्रेन में चढ़ा है। लिहाजा प्रियंका तुरंत ही पीछे पलट गई तो उसने देखा कि वह एक बुढ़ा शख्स था जो उसी बोगी के अंदर दाखिल हुआ था। प्रियंका ने उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सफर यहाँ से करीब 8 घंटे का था, जो बहुत ही लंबा होने वाला था। ट्रेन ने फिर से संकेत दे दिया वापस चलने का। हालांकि जिस बोगी के अंदर राज और उसकी वाइफ बैठे हुए थे, उस बोगी में यात्रियों की संख्या बेहद ही कम थी, मगर इसके बावजूद ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। लेकिन जब रात के करीब 11:30 बजने को आए तो ट्रेन लगभग अब खाली हो चुकी थी, क्योंकि कम दूरी तय करने वाले लोग ट्रेन से उतर चुके थे। प्रियंका अभी अपनी बर्थ पर लेटी हुई थी और राज उसके बगल में अभी बैठा फोन पर टाइम काट रहा था। उसके अलावा पूरी बोगी एकदम सुनसान थी। राज अपनी बर्थ से नीचे उतर गया और जब उसने खिड़की से झांकते देखा तो उसने पाया कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। राज ये सोचकर बोगी से निकलने वाला था कि वह खाने के लिए कुछ सामान ला सके, लेकिन तभी उसे प्रियंका की जोर की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से वह जल्दी से बर्थ पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रियंका बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। उसका पूरा जिस्म पंखा होने के बावजूद भी पसीने से भीगा हुआ था और यह देखकर इस बात का पता चल रहा था कि या तो उसने किसी बेहद खौफनाक नज़ारा देखा है या फिर कोई बहुत बुरा सपना। मगर उस वक्त प्रियंका की दशा बहुत ही खराब थी और वह कुछ बताने की हालत में नहीं थे। राज ने उसे किसी तरह शांत कराया और फिर वहीं बर्थ पर लिटा दिया। ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी, मगर बोगी के अंदर अब एक गहरे सन्नाटे के साथ साथ दहशत का माहौल फैल चुका था। बोगी के भीतर कहीं पर भी चूचाहट नहीं थी। एकदम खामोशी से भरी हुई इस बोगी का नजारा बेहद ही डरावना था। प्रियंका एक गहरी नींद के आक्रोश में जा चुकी थी, लेकिन राज अपनी अध खुली आंखों के साथ प्रियंका के बगल में ही लेटा हुआ था और उसी वक्त नीचे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो एक पल के लिए तो एकदम हैरान सा रह गया, भला इस बोगी में उसका नाम कौन जानता होगा। वह तुरंत ही ऊपर की सीट से नीचे उतर गया और फिर जब वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी सीट पर बैठा बैठा राज की ओर मंद मंद मुस्कुराहट देने लगा। राज भी अब थोड़ा सा हंसते हुए बोल पड़ा, अरे क्या हुआ दादाजी, और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मगर राज की इन बातों का शायद उस बुजुर्ग आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें आवाज़ किसने लगाई, मगर याद रखो आज तुम्हारे दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस ट्रेन के साथ स्टेशन से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा होगा।
और इतना बोलने के पश्चात वह बुढ़ा आदमी चुप हो गया। लेकिन राज अब तक उसकी बातों को समझ पाने में समर्थ नहीं था। वह उस बुजुर्ग को घूरने लगा और वह उस आदमी की बातों की गहराइयों में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच उसे एक बार फिर अपनी खूबसूरत पत्नी की चीख सुनाई दी। वह एक बार फिर जल्दी से ऊपर वाली सीट की तरफ चढ़ गया। उसने एक बार फिर दहशत का माहौल देखा, मगर इस बार प्रियंका थोड़ा शांत होने के बाद बोली कि उसे बार बार कोई बड़े बड़े दांतों वाला भयानक जीव दिखाई दे रहा है जो जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। राज को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। उसने प्रियंका को ना सोने का आश्वासन दिया ताकि वह बुरे सपने ना देख पाए, लेकिन हुआ उसका भी उल्टा। ना सोने की बात करने वाला राज खुद थकावट के मारे गहरी नींद में चैन से सोने लगा। लेकिन इस बार उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ आग जल रही थी। सुनसान और वीरान पड़े खंडर जैसे छोटे छोटे घर से कुछ दिखाई पड़ रहे थे और उसी के ठीक पीछे बड़े बड़े दांतों वाला एक राक्षस जैसा कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जो दिखने में बहुत ही भयानक था। वह अपनी दोनों आंखों से लगातार राज को ही घूर रहा था और फिर उसके कदम राज की तरफ बढ़ने लगे। राज पीछे हटता गया और उसी वक्त आसमान से कुछ गिरा जो बहुत ही स्पीड से ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से राज भी अब बेहद डर गया। उसकी आंखें खुले तो उसने देखा कि यह उसका भी एक बुरा सपना था। राज अब घबरा चुका था। वह कांपते हाथों के सहारे प्रियंका को जगाने लगा और फिर नीचे उतरने लगा, क्योंकि अब वह इस बोगी के अंदर एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। वह जल्द से जल्द इस ट्रेन के सफ़र को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ट्रेन लगातार 2 घंटों के बाद ही एक छोटे से स्टेशन पर रुकेगी। इससे पहले ट्रेन का कोई स्टेशन नहीं है। राज हताश होकर फिर से अपनी सीट की तरफ लेट गया। आज ट्रेन किसी मनुष्य खंडर की तरह पड़ी हुई थी। बोगी के अंदर सिर्फ 3 यात्री थे, राज, प्रियंका और वह बुढ़ा। मगर राज इस बात से अनजान था कि ट्रेन के अंदर उनके अलावा एक और हैवानियत का राक्षस सफर कर रहा था। फिर राज प्रियंका के साथ रोमांटिक बातों में डूब गया ताकि उसे डर का एहसास ना हो सके। अब राज इस बात से अनजान था कि ट्रेन किस शहर में है, क्योंकि राज अपनी वाइफ में खोया हुआ था। दोनों बस एक दूसरे की बाहों से अब लिपटे हुए थे। लेकिन उसकी रोमांटिक कहानी में खलल तब डल गई जब किसी ने राज का पैर हवा में उठा दिया और उसे खींचने की वो कोशिश करने लगा। राज हड़बड़ाते उठा तो उसने देखा कि उस पतली सी सीट पर प्रियंका के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अब तक वह एक पल भी रुकने को तैयार ही नहीं था। उसने ट्रेन की चैन खींचने का निश्चय किया तो उसने पाया कि उस ट्रेन के अंदर इमरजेंसी चैन उपलब्धि नहीं थी। तभी ट्रेन अचानक ही एक स्टेशन के पास जाकर अपनी रफ्तार को धीमा करने लगी। इसका मतलब ट्रेन इस स्टेशन पर रुकने वाली थी। तभी राज सामान लेकर बोगी के दरवाजे के पास पहुंच गया और नीचे उतरने लगा। इससे पहले कि राज अपनी वाइफ को लेकर नीचे उतर पाता कि टीटी भागता हुआ उनके पास पहुंच गया और बोल पड़ा, अबे पागल है क्या, दिखाई नहीं देता? ट्रेन से कूदकर मरेगा क्या? पता नहीं ये स्टेशन कैसा है। राज ने उस वक्त उस टीटी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और स्टेशन पर नीचे उतरने लगा, बावजूद इसके कि वह टीटी मना कर रहा था। जब राज बोगी से नीचे उतरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई और भी उसके साथ साथ स्टेशन पर उतरा हो, मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो किसी ऑटो की तलाश करके किसी होटल को ढूंढने लगा। लेकिन स्टेशन पर सिर्फ गहरा सन्नाटा और घनघोर अंधेरा ही छाया हुआ था। चारों तरफ कोई भी ऑटो या गाड़ी का नामो निशान नहीं था, मानो यह कोई स्टेशन नहीं बल्कि बंजर पड़ा कब्रिस्तान हो। इसी बीच राज को एक बड़ी सी टंकी दिखाई दे रही थी जिसके ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई थी। तभी राज जल्दी से उनके पास गया, लेकिन उसकी वाइफ अब डर के मारे कपकपाने लगी थी। उस गर्मी के माहौल में भी उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि अब वह किसी भयानक नज़ारे को देख चुकी थी। वह बार बार राज को पीछे न पलटने का इशारा कर रही थी, मगर राज उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ पाने में असमर्थ था। वह तुरंत ही पीछे पलट गया और जब वह पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने अपने ही जैसा एक और आदमी देखा जो हूबहू उसके जैसा ही नजर आ रहा था।
मगर उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसके शरीर की त्वचा लगातार सड़े हुए मांस की तरह बदबू मार रही थी। राज का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये काली बुरी ताकत उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। वह अपने कदमों के सहारे तेज गति से चलने लगा। वह चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन फिर उसकी वाइफ अकेली पड़ जाती, जिस वजह से वह उसे अपने साथ ही लेकर आगे की तरफ बढ़ता रहा। तभी राज को पीछे से अपनी वाइफ यानी प्रियंका की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी बुरी ताकत की माया है जो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, और वह इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि यह सिर्फ उसे 3 बार ही आवाज़ लगाएगी। और जैसा राज ने सोचा था हुआ बिल्कुल वैसा ही। 3 बार आवाज़ आने के बाद उस आवाज़ का आना अब बंद हो गया। फिर राज तेज तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ता रहा। कुछ देर बाद ही राज को एक मस्जिद नजर आने लगी। हालांकि मुस्लिम समुदाय से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, मगर अब उसे अपनी जान बचाने की पड़ी थी, जिस वजह से वह उस मस्जिद के पास पहुंच गया। देर रात होने के बावजूद भी उसकी अच्छी किस्मत वहां के एक काजी मिल गए। उन्होंने राज को अपने पास बुलाया और फिर उनके ऊपर मंत्र किया हुआ पानी डाल दिया। शायद इसी की वजह से वह काली खौफनाक शक्तियाँ उनका पीछा छोड़ गईं। और फिर राज को पता चला कि परफ्यूम की वजह से वह शक्ति उन दोनों की तरफ आकर्षित हुई थी, लेकिन सही समय पर वो दोनों एक उचित स्थान पर पहुंच गए, वरना वह ताकत उनके साथ कुछ बहुत ही डरावना भी कर सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।